नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है वो ये है कि दलों के मतवाद यानी आइडियोलॉजी से देश का क्या रिश्ता है, क्योंकि इस विषय में प्रोपेगेंडा के स्तर पर बहुत ज्यादा भ्रम है। इसलिए अपने देश के लोगों से, विशेषकर जो जानना चाहते हैं, जिनमें जिज्ञासा है और जो प्रबुद्ध हैं, उनसे इसकी चर्चा आवश्यक है। सबसे पहले जिसे मतवाद कहते हैं, आइडियोलॉजी कहते हैं, जिसका बहुत ही भ्रामक अनुवाद विचारधारा हो गया है, जो गलत अनुवाद है, मैंने कई बार बताया है। क्योंकि आइडियोलॉजी का अर्थ होता है वैचारिक पंथानुशासन, अर्थात कोई एक वैचारिक पंथ बना दिया शासकों ने और सारे देश को उसी के अनुशासन में रहना है। इसको कहते हैं आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी जन जन की विचारधारा का या विचार की शक्ति का विरोधी होता है। इस अर्थ में, जैसा मैंने कई बार बताया है, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात करना संविधान का विरोधी, क्योंकि संविधान में जो नागरिकों को राज्य की ओर से स्वतंत्रता प्राप्त है, वो अलग बात है कि राज्य कौन सी स्वतंत्रता किस अधिकार से देता है, उस पर हम चर्चा करें, वो एक अलग विषय है। क्योंकि राज्य कोई ईश्वर नहीं है, कोई दैवी सत्ता नहीं है, तो उसको इस तरह से अधिकार देने के स्थान पर अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। लेकिन चूंकि ब्रिटिश शासन ने अपने लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था, उसके पहले 1909 भी बनाया था, 1919 भी बनाया था। 1919 और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था, उसी को थोड़ा धो पोंछ के, सजा संवार के और स्वाधीनता आंदोलन की भावना के अनुरूप जब आईएएस यानी ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी पंडित बीएन राव को ये कहा गया कि तैयार कर दो, तो उन्होंने वो तैयार किया। बाद में उसे राजनीतिक संविदा समिति ने देखा, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और जिसके संयोजक बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। तो उन्होंने उसको सजा संवार के प्रस्तुत कर दिया। स्वयं अंबेडकर ने कहा है कि ये कोई मेरे विचार नहीं है, मैंने तो अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है कि जैसा ये है उसको थोड़ा सुसंगत अच्छे से बनाया है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि ये एक हेस्टली डन डॉक्यूमेंट है, हड़बड़ी में तैयार एक राजनीतिक दस्तावेज है, जिस पर समय समय पर सुधार और संशोधन करना स्वाभाविक है। भारत की जनता जैसा चाहेगी हम करते जाएंगे। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने, जो राजनीतिक मसविदा समिति के अध्यक्ष थे और भी अनेक कमेटियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और शेष सभी कमेटियों के प्रमुख सदस्य भी थे, जिनके अध्यक्ष अन्य लोग थे, तो उनका ये कहना था। तो ये जो संविधान बना, इसके मुख्य शिल्पी हैं पंडित बीएन राव आईएएस, जो ब्रिटिश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और इसके वैचारिक संरक्षक थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके प्रस्तुत करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये तथ्य जानना चाहिए हम सबको। लेकिन भारत में तो ये भी नहीं बताया। नारेबाजी के स्तर पे कोई कहता है नेहरू जी सर्वे सर्वा है, कोई कहता है अंबेडकर सर्वे सर्वा है, कुछ भी चलता है। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि इसका आधार भारतीय प्रशासनिक सेवा जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी, उसके लिए बनाया गया एक कानून था 1919 और 1935 का, उसी को रखा गया। लेकिन इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। अंग्रेजों के यहाँ कार्यरत अफसर ने बनाया, बाकी नेताओं ने हड़बड़ी में देखा, कहा कि बाद में ठीक करेंगे, ये सब अपनी जगह है बात, ये तथ्य है। लेकिन ये भी तथ्य है कि ये संविधान जैसा प्रस्तुत हुआ, उसमें बहुत से उदात्त मूल्य जो उस समय भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में थे, उनको सहज ही शामिल किया गया और उसको सर्व स्वीकार्य बनाने का पूरा प्रयास किया गया। उसकी सराहना की जानी चाहिए।
तो उसमें एक है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मूलभूत जो नागरिक अधिकार राज्य के द्वारा स्वीकृत हैं। अभी अभी मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि राज्य को इस तरह से स्वीकृत करने का अधिकार है या नहीं, ये एक अलग बात है, ये एक स्वतंत्र विषय है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये अंग्रेज चूंकि अपने आप को मालिक मानते थे भारत का, तो उन्होंने ये तय किया क्या अधिकार हम देते हैं क्या नहीं, उसी की नकल में ये बना है। वस्तुतः राज्य अगर भारत के लोगों का है तो उसको अधिकार देने की कोई शक्ति नहीं है, उसको लोगों के अधिकारों का संरक्षण उसका कर्तव्य है। पर वो एक अलग विषय है, वो राजनीति शास्त्रियों के बीच विचार विमर्श का विषय है। अपने आप में ये भाषा ही, अगर हम भारतीय दृश्य देखें या तथ्यात्मक दृश्य देखें, तो ये भाषा ही गलत है कि राज्य नागरिकों को कोई अधिकार देता है, क्योंकि राज्य कोई गॉड ने नहीं बनाया है, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया है। भारत का राज्य भारतीय नागरिकों के लिए रचित एक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि संस्था है। तो उसका कर्तव्य है अपने जिन लोगों ने हमें बनाया है, यानी भारत के जिन लोगों ने भारत के राज्य को बनाया है, उनके अधिकारों का संरक्षण, उनकी रक्षा करना राज्य का कर्तव्य, अधिकार देना नहीं। राज्य अधिकार देता नहीं, अधिकार तो नागरिकों के पास है, क्योंकि उसी अधिकार से तो उन्होंने राज्य बनाया। राज्य कोई खुदा ने, अल्लाह ताला ने, गॉड ने नहीं बनाया ना, भारत के नागरिकों ने बनाया। ऐसा ही आपके संविधान के प्रियम्बल में भी कहा है, प्रस्तावना में भी, कि हम भारत के लोग एतद द्वारा इस संविधान को अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो राज्य किसकी रचना है? भारत का वर्तमान राज्य, सार्वभौम संप्रभु भारत का जो राज्य है, इंडियन स्टेट है, वो किसकी रचना है? वो भारत के लोगों की रचना है, ये स्वयं संविधान में घोषित है। तो भारत के लोगों ने राज्य क्यों बनाया है? अपनी रक्षा के लिए। माने हमारे अधिकार, हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं जो सार्वभौम मूल्यों के अनुशासन में हो, ये नहीं कि एक दूसरे के विरोधी हो, तो उसको तो नहीं सहन करेंगे। जो सार्वभौम मानव मूल्य हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, जिसे भारत में सनातन धर्म और मानव धर्म कहा गया है, मानव धर्म के अनुशासन में हम सब अपनी अपनी मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं पर कार्य करते रहें और इस राज्य को एकीकृत, अखंड रखने के लिए सदा सजग रहें, इसके लिए हमने राज्य बनाया है। तो राज्य किसकी रचना है? तत्वतः, तथ्यतः, विधानतः राज्य भारत के लोगों की रचना है। तो भारत के लोगों में सबसे मुख्य कौन है? सबसे मुख्य है, स्वाभाविक है, हिंदू समाज। तो वर्तमान राज्य भारत के हिंदुओं की रचना है, जिसमें अल्पसंख्यकों को भी उचित या उचित से भी बहुत अधिक स्थान दिया गया है। वो उचित है कि उचित से अधिक है, इस पर बात करेंगे कभी अलग से। ये तो कोई नहीं कहता कि वो कम है, क्योंकि इतना अधिक स्थान संसार में कहीं अल्पसंख्यकों को नहीं दिया गया है जितना भारत के राज्य में इस संविधान की मर्यादा के अंतर्गत दिया गया है। तो इसलिए अल्पसंख्यकों को भी अधिकार किसने दिया है? हिंदुओं ने। क्योंकि राज्य किसका है? मुख्यतः हिंदुओं का। इसके बनाने में मुख्य भूमिका किसकी है? हिंदुओं की। मुसलमानों ने तो अपने लिए एक अलग राज्य मांग ही लिया था जब ये बन रहा था संविधान, तभी उसके पहले ही जब घोषणा हुई थी, तो उन्होंने फिर अपना एक अलग संविधान बनवाया, जिसमें कहा गया कि ये सारी धरती अल्लाह ताला ने हमको दी है और हम सारी धरती में अल्लाह का राज्य, यानी अल्लाह और उनके आखिरी रसूल का राज्य अर्थात इस्लाम फैलाएंगे। ये उनका, इनकी घोषणा है। घोषणा करने की अंग्रेजों ने उनको छूट दी थी, अन्यथा तो टिटहरी आसमान को की ओर कहते हैं सिर किए पैर किए रहती है और समझती है कि मैं आकाश को थामे हूँ। ऐसी एक कहानी है या कल्पना है, एक किस्सा है कि टिटहरी जो है वो ऐसे ऊपर पैर क्यों किए रहती है कि ये आकाश कहीं गिरेगा तो मैं थाम लूं। तो उसी प्रकार इस संपूर्ण धरती में हम इस्लाम को फैलाएंगे, ऐसा पाकिस्तान के उन शासकों ने कल्पना की जिन्होंने वो संविधान बनाया। उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है, पाकिस्तान के संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हम पाकिस्तान के लोग इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं, ऐसा कोई वाक्य नहीं। वो तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने ये धरती हमको दी है
आखिरी रसूल की जो सीख है, सिखा उपदेश है, निर्देश है, आदेश है, उनके अनुसार इस धरती में अल्लाह ताला का और आखिरी रसूल का शासन फैलाना, इसी के लिए ये संविधान है। तो उन्होंने अपने संविधान को क्या बताया? सारी दुनिया में इस्लाम का राज्य फैलाना। ये पाकिस्तान के संविधान का घोषित लक्ष्य है, बांग्लादेश का भी, अफगानिस्तान का भी। तो अब ये तो वो अमेरिका और रूस में इस्लाम कैसे फैलाएंगे ये वो जाने, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड में कैसे फैलाएंगे इस्लाम ये वो जाने। उन्होंने कल्पना ये कर रखी है कि हम पाकिस्तान के लोग सारी दुनिया में इस्लाम का शासन फैलाएंगे, ऐसा उनके संविधान में लिखा है। भारत के संविधान में ये नहीं लिखा है। भारत के संविधान में ये भी नहीं लिखा है कि ये कोई अचानक राज्य करने वाले घोषणा कर रहे हैं और इसलिए ऐसा राज्य चलेगा। जैसे ब्रिटिश शासन आया 1858 और उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से लगभग आधे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने इलाकों में चाहे जिन उपायों से अधिकार जमा लिया था, सभी स्वयं इंग्लैंड की संसद में कहा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उपाय अपनाए हैं वो अनैतिक हैं, छलपूर्ण हैं, वंचनापूर्ण हैं, उनमें ठगी है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है, अपराध है, बर्बरता है, हिंसा है, नृशंसता है, पैशाचिकता है। ये इंग्लैंड की संसद में कहा गया था। लेकिन फिर अचानक इंग्लैंड के राज्य ने 1857 में भारतीय राजाओं में से जो लोग उनके साथ थे उनके साथ संधि करके कहा कि जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था, चाहे जैसे था, छलबल से था, अनैतिकता से था, झूठ से था, कपटाचार से था, नृशंसता से था, हिंसा से था, क्रूरता से था, पर था, उस सब में आज से हमारा शासन है। रानी विक्टोरिया ने कहा कि आज से 1 नवंबर 1858 आज से कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य होगा। कब से? 1 नवंबर 1858 से। कब तक रहा ब्रिटिश राज्य? 15 अगस्त 1947 तक। तो 90 वर्ष तक आधे भारत में शासन रहा। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा कि घोषणा की कि राज्य तो हमारा है, आज से हम इसके स्वामी हैं, लेकिन हम हिंदू, मुसलमान या अन्य जो भी विचार के लोग यहाँ होंगे हमारे राज्य में, उन सबको धार्मिक विश्वासों के अनुसार उपासना और जीवन जीने की छूट देंगे। हम केवल शासन जो करेंगे वो लौकिक विषयों पर करेंगे और अपने अनुशासन, अपना जो कानून बनाएंगे उसके कानून के अनुशासन में शासन करेंगे। ये इंग्लैंड की रानी ने 1 नवंबर 1858 को घोषणा की, जो सारे देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर डुगडुगी पीटकर ये घोषणा सुनाई गई। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, जो जहाँ चंद्रशेखर आजाद जैसा महान तपस्वी क्रांतिकारी जिसने आत्म बलिदान दिया था, उस पार्क में चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी वो घोषणा विक्टोरिया की ओर से डुगडुगी बजाकर प्रयागवासियों को सुनाई गई। ऐसे कोलकाता, मद्रास, मुंबई, सब जगह हर बड़े शहर में सुनाई गई। तो वो तो उन्होंने कहा था कि हम ये अधिकार देते हैं, लेकिन संविधान जो है वो हमारे संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी कानूनों का, अंग्रेजी ढांचे का, अंग्रेजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 का अनुसरण करते हुए भी तत्कालीन जो परिवेश था देश में, लोगों में जो भाव था कि हम अपना राज्य बना रहे हैं, उसका सम्मान करते हुए साफ साफ लिखा कि भारत के लोग इस राज्य को बना रहे हैं। हम भारत के लोग एतद द्वारा भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा के लिए इस संविधान को आत्मार्पित कर रहे हैं, है ना। तो ये संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने, यानी मुख्यतः हिंदुओं ने। हिंदुओं ने अपनी रक्षा के लिए एक राज्य बनाया, उस राज्य की नियमावली का नाम है भारत का संविधान। ठीक, तो फिर राज्य को अधिकार देने की बात कहां से आती है? नागरिकों को, नागरिकों ने राज्य को अधिकार दिया है ना। भारत के नागरिकों ने राज्य को अधिकार दिया कि हमारी रक्षा करो और इसके लिए तुमको ये शक्तियां दी जाती हैं। तो ये तो ठीक ही है, हमारे शास्त्रों में भी यही कहा है। सभी शास्त्रों में क्या कहा है? राजा जो है अपने राष्ट्र का, राष्ट्र के लोगों का सेवक भी है और स्वामी भी। सेवक इसलिए है कि उसे राष्ट्र के लोग इसके लिए नियुक्त करते हैं। जब राज्याभिषेक होता है तो सब लोग नियुक्त करते हैं, उसमें प्रतिनिधि पहुंचते हैं, सारे हर वर्ण, हर आश्रम, हर इलाके के लोग, और वो
फूल माला मंत्र के साथ जो पुष्पार्पण करते हैं और बहुत सी क्रियाएं करते हैं, उसमें वो राजा को अधिकृत करते हैं कि तुम हमारी रक्षा करो। तो इस अर्थ में राजा कौन है? इस अर्थ में राजा या शासक, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत के लोगों के सेवक हैं। तो कहा है कि राजा सेवक भी है और स्वामी भी, और क्योंकि वो सबकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, सबके पिता की तरह हैं, सबके मुखिया की तरह हैं, तो इस अर्थ में वो जैसे घर का मुखिया घर का स्वामी होता है, ऐसे राज्य का मुखिया राज्य का स्वामी है। तो राजा क्या है, राज्य क्या है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति क्या है, भारत के लोगों के सेवक भी हैं और स्वामी भी हैं। तो ये तो ठीक है। तब फिर वो अधिकार कहां से देंगे? उनका कुल काम है अधिकारों की रक्षा करना। भारत के लोगों की जो परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, आस्थाएं हैं, जो धर्म के अनुशासन में है, सनातन धर्म के सार्वभौम मानव मूल्य के, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के डिसिप्लिन में, अनुशासन में, सभी परंपराओं, मान्यताओं, आस्थाओं की रक्षा करना। और जो परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं के नाम पर अगर कोई यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के विरुद्ध जाता है, कहता है कि हम तो दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे, संपत्ति छीनेंगे, उसको रोकना, उसको कंटक हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, वो असामाजिक तत्व है, अपराधी है, उसको रोकना। ये दो राज्य के काम है, आपराधिक असामाजिक लोगों, दस्युओं और शत्रुओं से राज्य की रक्षा करना और लोगों के अधिकारों का संरक्षण और रक्षण करना, ये है। तो कायदे से जो संविधान बने उसमें ये नहीं कहना चाहिए, हड़बड़ी में बना दिया कि भारत के जो राज्य है वो भारत के नागरिकों को अमुक अमुक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि आप कौन होते हैं स्वतंत्रता देने वाले? नागरिकों ने आपको बनाया है। तो आप ये कहिए कि हम सही संविधान बनता शांति से, तो क्या कहा जाता, इस संविधान के द्वारा भारत के शासक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि वे भारत के नागरिकों के इन अधिकारों की सदा रक्षा करेंगे। ये भाषा होनी चाहिए थी। भारत के शासक भारत के नागरिकों की स्वाधीनता, समता, न्याय आदि अधिकारों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। राज्य का क्या काम है? संकल्प और प्रतिज्ञा पूर्वक लोगों के अधिकारों की, परंपराओं की, मान्यताओं की, ज्ञान प्रवाह की, कर्म प्रवाह की, पुरुषार्थ प्रवाह की रक्षा करना, यही राज्य का काम। इससे भिन्न तो राज्य का काम भारतीय दृश्य होगा नहीं। तो कायदे से उसकी भाषा ये होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पंडित BN राव बना रहे थे, वो ब्रिटिश शासन के IAS अफसर रहे थे, तो उन्होंने सोचा भाई अंग्रेजों ने कहा है, वायसराय ने बनाई थी संविधान सभा, तो उन्होंने कहा कि इन्हीं के जैसा बना दो। तो उन्होंने कह दिया कि राज्य नागरिकों को ये स्वतंत्रता देता है। भाषा गलत है, कहना चाहिए नागरिकों की ये स्वतंत्रताएं भारत में हैं और सदा रहेंगी, इसका राज्य वचन देता है, इसका संकल्प लेता है, इसकी प्रतिज्ञा करता है। खैर, लेकिन जैसा भी है, भाषागत दोष है, लिखने में दोष है, अंग्रेजों की नकल के कारण भारतीय दृष्टि से इसकी भाषा नहीं है, तो भी बहुत उदार है। और इसमें कहा है कि नागरिकों को स्वाधीनता है, वो उसके विस्तार से दिया है किन किन बातों की स्वाधीनता है। उसी में एक है विचार और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता है, स्वतंत्रता है। तो भारत के सभी नागरिकों को जाहिर है कि इस रूप में जहां दूसरे के विचार और अभिव्यक्ति को खतरा नहीं पहुंचे, हानि नहीं पहुंचे, वहां तक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो जब भारत के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तब किसी आइडियोलॉजी की बात करने वाले दल को असंवैधानिक घोषित हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी किसे कहते हैं, मतवाद किसे कहते हैं? आइडियोलॉजी का जो गलत अनुवाद विचारधारा है, लेकिन आइडियोलॉजी किसे कहते हैं, मतवाद किसे कहते हैं? अपने, यानी जो किसी दल का, किसी समूह का सबसे बड़ा विचारक हो, आइडियालॉग हो, चिंतक हो, विचारक हो, शीर्ष विचारक, उसके विचारों के अनुसार समाज को ढालना। वैचारिक पंथानुशासन, आइडियोलॉजी की सही हिंदी क्या होगी? वैचारिक पंथानुशासन। तो जो विचारक महोदय हैं, उनके विचार पंथ के अनुशासन में संपूर्ण समाज को ढालना, यह है आइडियोलॉजी का अर्थ। तो ये संविधान के विरुद्ध है। मान लीजिए कि कोई आइडियोलॉग है, उसने कहा मैं समाजवादी हूं, तो तू समाजवादी है, तो अब तेरे समर्थक में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि समाजवादी रहते हुए भी भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, जो गैर समाजवादी हैं उनके अधिकारों की रक्षा वो कैसे करेंगे। ये उनको लिखित रूप से
चुनाव आयोग में अथवा जो भी राज्य के द्वारा अधिकृत संस्था हो वहां देने की मांग करनी चाहिए, देने का नियम होना चाहिए। आप बताइए कि आप समाजवादी रहते हुए भी गैर समाजवादियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करेंगे, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। अन्यथा ऐसे राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कोई दल कहता है कि हम साहब मुस्लिम लीग हैं, हम मुसलमानों के लिए करेंगे, तो आप गैर मुसलमानों के लिए क्या करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करेंगे, लिखित दीजिए। तब आपका पंजीयन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो आप एक अनरजिस्टर्ड दल है, इधर उधर बोलते रह सकते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। ऐसा दूसरों के अधिकारों का हनन करने का काम आप किए और निरुद्ध हुए, कारागार में गए, संज्ञेय अपराध होना चाहिए। ये लिखना चाहिए कि अन्यों के अधिकारों और अन्यों की धर्म सम्मत परंपराओं पर आक्रमण करना संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये होना चाहिए। नहीं है तो इससे बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन अभी आज का मूल विषय यह है कि राजनीतिक दल जो मतवाद बताते हैं, मैं समाजवादी हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं एकात्म मानववादी हूं, कोई भी बात आप बताते हैं तो ये अपर्याप्त है। क्योंकि आपको संविधान के प्रकाश में ये बताना पड़ेगा कि हमारे विचार को न मानने वाले लोगों के अधिकारों और परंपराओं की रक्षा हम कैसे करेंगे, ये लिखित देना चाहिए। अन्यथा एक सीधा नियम बनाना चाहिए कि आप मतवाद का क्या प्रचार प्रसार करें वो आप अनऑफिशियल रूप में करते रहें। ऑफिशियली आपको कोई आइडियोलॉजी रखने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि संविधान हर नागरिक को विचार की स्वतंत्रता देता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो अभिव्यक्ति तो आप कर सकते हैं कि मैं समाजवादी हूं, लेकिन आप ऐसा कोई दल नहीं बना सकते जो देश में समाजवाद लाएगा, राष्ट्रवाद लाएगा, एकात्म मानववाद लाएगा, पूंजीवाद लाएगा, अमुकवाद लाएगा, तमुकवाद लाएगा। कोई भी वाद लाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को अधिकृत रूप से नहीं है, क्योंकि वो संविधान के विरुद्ध है। क्योंकि आइडियोलॉजी या मतवाद का अर्थ होता है नेताजी के विचारों के अनुशासन में न केवल अपने दल को ढालना बल्कि संपूर्ण देश को ढालना, जो अपराध है, जो भारतीय संविधान के अनुसार संज्ञेय अपराध होना चाहिए घोषित, और जो भारत के लोगों की वैचारिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला नियम है। लेकिन इस पर विचार नहीं हुआ। ये विचार नेताओं का तो काम है नहीं, उनको तो बेचारों को गद्दी संभालने की हड़बड़ी रहती है। ये बौद्धिकों का काम है, विचारशीलों का काम है, विद्वानों का काम है, धर्मज्ञ लोगों का काम है। उन्होंने ये नहीं किया। इस रूप में भारत के धर्म क्षेत्र के लोग और बौद्धिक और विचारशील लोग, विश्वविद्यालयों के राजनीति शास्त्र आदि मानविकी विद्याओं के बड़े बड़े प्राध्यापक अपने कर्तव्य से विमुख रहे हैं, अच्युत रहे हैं, स्खलित रहे हैं। क्योंकि ये करना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर आधारित दल का रजिस्ट्रेशन किस आधार पर हो रहा है। लेकिन यहाँ खुलेआम कोई कहता है मैं समाजवादी हूँ, कोई कहता है मैं राष्ट्रवादी हूँ, कोई कहता है मैं कम्युनिस्ट हूँ। आप कैसे हो सकते हैं? आप राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, देशभक्त हो सकते हैं, समाज भक्त हो सकते हैं, समाज सेवक हो सकते हैं, समाज के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, समाज के प्रति न्याय की भावना रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी नहीं हो सकते, राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकते। क्योंकि वाद क्या है? एक पंथानुशासन है, जो उस अनुशासन में सारे देश को ढालने की प्रतिज्ञा करता है, संकल्प करता है, योजना बनाता है, लक्ष्य रखता है। तो राजनीतिक मतवाद का होना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में ठीक है, लेकिन देश के लिए चुने जाने की इच्छा रखने वाले किसी भी समूह या समुदाय का, जिसे वो पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, उसका किसी आइडियोलॉजी के प्रति समर्पण असंवैधानिक है और प्रतिबंधित होना चाहिए। क्योंकि वो संविधान में जो विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको मिला हुआ है, उसका प्रतिरोधक है, उसका प्रतिद्वंद्वी है, उसका प्रतिस्पर्धी है, उसका बाधक है, उसका शत्रु है, उसके विरुद्ध है। तो ये नहीं हुआ। चलिए, तो फिर क्या भारत का दृश्य हम ये मानेंगे कि एक राजनीतिक समूह अपने विचार के अनुसार देश को ढालना चाहता है, दूसरा अपने के अनुसार, ये आपस में गुत्थम गुत्त हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभी तक जब तक संविधान सर्व स्वीकार्य है तब तक सबको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो कोई समाजवादी अगर दल में गया है तो वो गैर समाजवादियों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, गैर कम्युनिस्टों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, गैर राष्ट्रवादियों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता।
अराष्ट्रीय गतिविधियों पर अंकुश लगा सकता है, वो तो उसका कर्तव्य है संविधान के अंतर्गत। जेल डाल देना चाहिए जो अराष्ट्रीय सामाजिक कार्य कर रहे हैं। समाजवाद के नाम से, किसी भी नाम से आप अराष्ट्रीय और असामाजिक कार्य कर रहे हैं तो आप जेल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, निरुद्ध होंगे। संज्ञेय अपराध होना चाहिए बहुत से, तो है ना। या मेरा मजहब ये है इसलिए इस मजहब के लिए मैं दूसरों के घर में आग लगाऊंगा, संपत्ति लूट लूंगा, उनकी स्त्रियों को जबरन अपने पास रख लूंगा, तो ये सब अपराध है सीधे। वर्तमान संविधान और वर्तमान जो भारतीय कानून है उसमें भी ये सब संज्ञेय अपराध है, इसमें उनको जेल होती है और होना चाहिए। अगर ठीक से नहीं होती तो वो राज्य चला रहे लोगों का दोष है। अगर सही न्याय समय पर नहीं होता, सही कार्य नहीं होता, सही कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो राज्यकर्ताओं का दोष है। प्रावधान है कि ऐसे लोगों को तुरंत दंडित किया जाए। तो ये हो गया। तो अब मुख्य बात यह है कि तो भारत की जनता को ये अलग अलग दल मूर्ख मानते हैं क्या? अब वो मानते हैं या नहीं ये दल के लोग बताएंगे। हम किसी के मन की बात कैसे जान सकते हैं? कोई राजनीतिक दल का नेता या उसके कार्यकर्ता भारत के लोगों को मूर्ख मानते हैं क्या? ये तो वही बताएंगे। अगर नहीं मानते तो आप किसी एक आइडियोलॉजी को समर्पित क्यों हैं? आप क्यों नहीं कहते कि हम संविधान में वर्णित अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम इसी के लिए आपके प्रधानमंत्री ने तो कहा भी एक बार कि हम प्रधान सेवक हैं। ठीक है, बहुत सुंदर शब्द है ये। प्रधानमंत्री भारत के प्रधान सेवक हैं, तो हर दल के कार्यकर्ता भारत के लोगों के सेवक होने चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि हम हमारे विचार में सबको ढालेंगे। ये कह सकते हैं कि हम किसी के भी वैचारिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर बाधा नहीं पड़ने देंगे। इसी तरह आचरण के जो नियम हैं, जो नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के विरुद्ध किसी को कोई काम नहीं करने देंगे, बंधुता को बाधित करने वाला कोई काम नहीं करने देंगे। तो बंधुता को बाधित करने वाला काम तो देश में रोज बहुत सारे समूह कर रहे हैं। कोई कहता है कि हम सारे देश में इस्लाम लाएंगे, ये तो बंधुता को खंडित करना हुआ। कोई कहता है कि हम तो ठीक हैं, हमारा मजहब बहुत अच्छा है, बाकी सब गंदे हैं, फॉल्स गॉड हैं, ये तो बंधुता को खंडित करने वाला हुआ। देश के अपने ही बंधुओं को, अपने ही लोगों को, अपने ही साथ के नागरिकों को, जो इसी देश के नागरिक हैं आपकी तरह, आप उनको बदलने कहते हैं, उनका कन्वर्जन करने कहते हैं, उनके मत को बलपूर्वक बदलने की प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प करते हैं, तो आप अपराधी हैं। इसलिए अगर वो किसी हिंदू समाज या भारतीय समाज के किसी भी अंश को कन्वर्ट करने की इच्छा भी रखता है तो वो अपराधी है। और वो कहता है कि हम सारे देश में इस्लाम फैलाएंगे या ईसाइयत फैलाएंगे तो वो अपराधी है, क्योंकि वो भारत के अन्य नागरिकों को अपने जैसा अधिकार और स्वतंत्रता नहीं देता, तो वो अपराधी है। ये स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसी स्पष्टता भारत के शासकों को नहीं है। तो ये तो हुई शासकों के स्तर पर बात। अब प्रश्न ये है कि क्या भारत के लोग मूर्ख हैं? वो क्यों इस दल को सहते हैं? तो इसके लिए दलों का इतिहास देखना होगा और भारत के लोगों का आचरण देखना होगा। तो दलों का इतिहास क्या है? एक तो विश्व में क्या है ये भी हम जानते हैं, पर अभी आज भारत की विशेष बात कर लेते हैं। किसी दिन विश्व की भी बात अच्छे से विस्तार से करेंगे। लेकिन ये जो दो विचार हैं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म, ये तो भारत के विचार नहीं है, बाहर से आए हैं। तो बाहर क्या हुआ है, इसलिए थोड़ी सी उसकी चर्चा, थोड़ा सा स्मरण आवश्यक है। तो जो कम्युनिस्ट हैं, सोवियत संघ में सबसे पहले 1917 में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा तो यही, उन्होंने कहा कि हम भारत में सोवियत संघ में कम्युनिज्म लाएंगे, सब नागरिकों को उनकी जरूरत के अनुसार सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उनसे उनकी शक्ति के अनुसार काम लिया जाएगा। हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन देना और हर एक से उसकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार काम लेना। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सब जानते हैं कि भयंकर दमन हुआ, हत्याएं की गई, करोड़ों लोगों की, किसानों की, श्रमिकों की, निर्दोष नागरिकों की, बुद्धिजीवियों की सोवियत संघ में हत्या की गई। 1917 से 1990 तक 73 वर्ष लगभग, बल्कि 72 वर्ष लगातार किसानों की हत्या, बौद्धिकों की हत्या, विचारकों की हत्या और भयंकर गरीबी। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, लोग स्टालिन और लेनिन की प्रतिमा में जूते से रौंद रहे थे प्रतिमा को और थूक रहे थे, जूते चप्पल से पिटाई कर रहे थे। वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद दृश्य क्या था?
कूड़े के ढेर से डबल रोटी के टुकड़े बीन रहे थे। तो आपने तो कहा था हम गरीबी मिटाने से शुरू करेंगे, तो 70-75 वर्ष में आप गरीबी तो नहीं मिटा पाए, आपने गरीबी और बढ़ा दी। आपने अत्याचार, नृशंसता, पैशाचिकता, बर्बरता और बढ़ा दी, कई गुना बढ़ा दी, जार के साधनों से ज्यादा बढ़ा दी। तो ये तो प्रत्यक्ष दिखता है। अब भारत में क्या हुआ, चीन में भी यही हुआ। चीन ने सोवियत संघ की ही नकल की और ज्यादा बर्बरता की। मनुष्य माओ ने तो लोगों को पकड़ पकड़ के जिंदा कच्चा खा लिया, नरमांस भक्षण किया, बहुत से पापाचार किए। वहां के सारे ही जो हिंदू और बौद्ध मंदिर थे उनको नष्ट किया, गिरा दिया, तीर्थों को नष्ट किया, अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। तो पिशाच है, साक्षात राक्षस, सब जानते हैं। भारत में क्या हुआ, भारत में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी थे। उन्होंने क्या घोषणा की, गरीबी को हम खत्म कर देंगे, गरीबी भारत की मुख्य समस्या है। और स्थिति क्या हो गई, स्थिति ये हो गई कि लोगों को 1 किलो चीनी लेने के लिए और 2-4 किलो अनाज लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। देश वही है, पहले से कई गुना अधिक जनसंख्या बढ़ गई है। थोड़े बहुत सुधार भी हुए हैं, भूमि सुधार आदि। भूमि सुधार तो क्या मतलब, खेती की पद्धति में सुधार। भूमि सुधार के नाम पे तो भूमि छीनी गई है, लेकिन खेती के कुछ तरीके में कुछ वैज्ञानिक और भी सहयोग लिया गया है। लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। 1947 में जब विभाजन हुआ तो भारत वाले हिस्से में कुल कितने लोग थे, शायद 35 करोड़ या 36 करोड़, क्योंकि 40 करोड़ तो कुल थे, उसमें से पाकिस्तान की तरफ चले गए। आप मान चलिए 36 करोड़। आज कितनी जनसंख्या है, 144 करोड़ से ज्यादा, चौगुनी से ज्यादा जनसंख्या हो गई। और सबके पास भरपूर खाने को है, अनाज, चीनी, गुड़, शक्कर, खांड, मेवे, मिष्ठान, मसाला, जितनी जिसकी हैसियत है, कपड़े भरपूर। कोई लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि सरकार जो देती है उसको बहुत जगह तो वो भी एक दूसरा दोष है कि ऐसे लोगों को देती है जो अपने को गरीब दिखाते हैं और फिर वो दुकानदार को बेच देते हैं। हमारे परिचय में भी चारों तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको चावल मिला 1 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो या मुफ्त में, और फिर उन्होंने दुकानदार को दे दिया। दुकानदार ने जो बाकी चावल मिल रहा है 45-50 रुपया किलो, उसकी बजाय इसको 16 रुपये, 20 रुपये, 26 रुपये किलो में बेच दिया। लेने वाले ले लेते हैं, भाई वही चावल तो है। 1 रुपये में साधारण, जिसे गरीब बनने वाले व्यक्ति को दिया गया, उसने दुकानदार को 5 या 7 या 9 रुपए में दिया, दुकानदार ने 25-26 रुपए में ग्राहकों को दिया। तो लेकिन चल रहा है वही वही। लेकिन इतना चावल, इतना गेहूं, इतना अनाज भरपूर कि सरकार द्वारा दिए गए राशन को बेच बेच कर भी लोग मालदार हो रहे हैं, अपने घर में पैसा। ये अलग बात है, कुछ लोग उसी से शराब पीते हैं और नशेबाजी में खत्म करते हैं, लेकिन पैसा भरपूर मिलता है, उनको नशे में ही आनंद आता है, तो आनंद तो उठा रहे हैं ना। वही देश है। समाजवाद के नाम से, गरीबी हटाओ के नाम से आपने क्या गति कर दी थी। इसके अतिरिक्त विषमता जो पहले थी उससे ज्यादा बढ़ गई। गरीबी, जवाहरलाल नेहरू भी गरीबी हटा रहे थे, इंदिरा गांधी भी गरीबी हटा रही थी, राजीव गांधी भी गरीबी हटा रहे थे, राहुल गांधी का भी लक्ष्य है गरीबी हटाना। यानी अगर दूर से कोई देखे, तटस्थ व्यक्ति, शांत व्यक्ति, तो केवल हंसेगा या तो घृणा करेगा, ये पागल है, क्या तमाशा चल रहा है। 47 में भी आप गरीबी हटा रहे थे, शासन आपका ही रहा 60 वर्ष, आज भी आप गरीबी हटाने को मुख्य लक्ष्य घोषित कर रहे हैं। पागल हो या लोगों को मूर्ख बना रहे हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या तमाशा है, तो लोगों ने वोट क्यों दिया, क्या किसी को भ्रम था? क्या आप मानते हैं कि भारत के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो देख रहे हैं जो आंख से उसे भी नहीं जानते? इतना मूर्ख तो कोई नहीं होता, जिसको भी साधारण बुद्धि भी है तो देख रहा है कि अरे नेता है, बकबक करते हैं, ये क्या हटाएंगे गरीबी, हमको अपने पुरुषार्थ से हटानी है, अपनी कुछ योजनाओं का लाभ भी ले लेना है, लेकिन अपनी मेहनत से, बुद्धि से, दिमाग से हटानी है, सब जानते हैं। तो गरीबी हटाने के लिए किसी ने वोट नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था कि सरकार गरीबी नहीं हटा सकती। सरकार गरीबी कहां से हटाएगी? ऐसा कोई प्रावधान आज तक संसार में देखने में नहीं आया कि अगर कोई सरकार बना ले, शासन में अधिष्ठित हो जाए, तो केवल इसलिए कि वो सरकार में बैठ गया है
सातवें आसमान से अल्लाह ताला या गॉड धन की वर्षा कर देते हो उसके खजाने में कि जाओ रे, भारत सरकार के खजाने में सोना चांदी हीरे जवाहरात हम गॉड या अल्लाह बरसा देते हैं, तो वो सबकी गरीबी दूर करे। कहाँ से खजाने में पैसा कहाँ से आएगा? तो खजाने में पैसा टैक्सेशन से आएगा, तरह तरह के करों से, करों का संग्रहण। इसीलिए कहा गया है राजा जो है प्रजा का सेवक है, क्योंकि प्रजा उसको कर देती है। यही तो शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि इस रूप में राजा सेवक है। राजा को कर दिया जाता है कि तुम हमारी रक्षा करो। इसीलिए जब रक्षा नहीं करे तो उसके लिए कठोर दंड का विधान है। अहम वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमि पर सस निश्चयेन हंतव्यो श्वेव सोन्मादातुरा। मैं रक्षा करूंगा यह कहकर ही राजा कर ग्रहण करता है। तो कर से द्वारा भारत का खजाना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किससे बना है? टैक्सेशन फ्रॉम हिंदूज में से सबसे ज्यादा हिंदुओं के कर से भारत सरकार का खजाना संचित है। 85% सरकारी खजाने में 85% भूमिका हिंदुओं के टैक्स की है, 10-12% अन्य लोगों की भी है, या 15%। तो हमारे टैक्स से जिसके पास पैसा गया है वो हमारी गरीबी कैसे दूर करेगा? इसी को मैंने सरल भाषा में कई बार शासन में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की उपस्थिति में भी भाषण दिए हैं, कहा है, रिकॉर्ड है भारत भवन में और अन्य जगह कि भाई सरकार तो मांगती है, तो जो मांगने वाला है वो दाता कहां से होगा? आप ये जो सब्सिडी और ये सब करते हैं, ये आप स्वयं में गुमराह हैं और एक अनैतिक को जन्म दे रहे हैं, अनैतिकता को, कि लोगों को लगे कि चाटुकारिता करो नेताजी की, या आपने किसी पार्टी के साथ काम करो तो ये हमको मुफ्त में दे देंगे, छूट दे देंगे, रियायत दे देंगे, या दबाव डालो तो दे देंगे। तो ये तो अनैति का संचार है, सब्सिडी और रियायत और ये सब। आपने जनता से हमसे पैसा लिया, फिर बाद में हम ही को कुछ मामलों में सब्सिडी देने लगे, तो ये ठगी भी है और अनैतिकता भी है। आप क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? उचित दाम दीजिए, टैक्स कम लीजिए। अगर आपके पास बांटने को इतना है तो टैक्सेशन कम कर दीजिए, लोगों से टैक्स कम करिए। लेकिन सब जानते हैं कि किसी प्रकार अंग्रेजों के बनाए ढांचे में काबिज हो गए हैं, तो अभी इनके पास शक्ति बहुत है। सेना और पुलिस भी अनुशासन में है, और हम सब चाहते भी हैं कि सेना पुलिस सदा अनुशासन में रहे। तो अगर सीधे विरोध करोगे तो भून लिए जाओगे, तो कोई नहीं बोलता। लेकिन किसी को ये भ्रम नहीं है, आप लोगों से बात करके देखिए तो सब कहेंगे क्या जेब से देते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मंत्री कोई भी जो घोषणा करता है, ये कोई नहीं मानता कि उसने अपनी पैतृक संपत्ति में से दिया है। तो जो भी दान, अनुदान, रियायत आदि शासन के द्वारा दी जाती है, वो लोगों के द्वारा दिए गए कराधान से संचित कोष से ही दी जाती है। खजाना मुख्यतः हिंदुओं के कर से बना है, टैक्स से बना है। उसी खजाने से के एक अंश को आप कह देते हो कि हम छूट दे रहे हैं, तो ये तो या तो मिथ्या दर्प है या ठगी है, भ्रम है, अगर ध्यान से सोचें तो। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या लोग ये नहीं जानते? अभी लोगों की बात सब लोग जानते हैं। सब आप बात करिए, सब कहेंगे अरे भाई हमारा ही तो पैसा है, सरकार का पैसा कहाँ से आया? सरकार के पास जो भी खजाना है वो हमारा दिया हुआ है। तो हमारे ही टैक्स से संचित खजाने से कोई एक का आपने घोषणा कर दी, तो कोई इस चक्कर में नहीं देता कि इनके पास कहीं से पैसा आएगा और ये लुटा देंगे। आज तक मैंने इतने नागरिकों से बात की है, आसपास भी देखता हूँ, ये किसी ने नहीं कहा कि ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर कोई भारत का शासक बन जाएगा तो उसके ऊपर अल्लाह या गॉड या कोई भी धन की वर्षा कर देंगे। भगवान तो करेंगे नहीं, परमेश्वर तो हमारे यहाँ न्यायशील कहा है और कहा गया है कि वो कर्म फल देता है। तो शासक बनना कोई ऐसा बड़ा कर्म नहीं है कि भगवान उसके कर्म फल के रूप में उसको धन दे दें। तो शासक बनते ही किसी के खजाने में, किसी की ट्रेजरी में पैसा बरसा दें, ऐसा भगवान तो नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मफल के दाता है। हमारे यहाँ भगवान को कर्मफल प्रदाता कहा है। लेकिन गॉड और अल्लाह भी ये नहीं करते देखे जाते। गॉड ने कहीं धन बरसा दिया हो, अल्लाह ने कहीं धन बरसा दिया हो, ऐसा नहीं है। और ये सब लोग जानते हैं कि ना तो गॉड ने धन बरसाया है, ना अल्लाह ने, ना परमेश्वर ने। परमेश्वर तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो कर्मफल देते हैं, तो वो अन्याय नहीं कर सकते। परमेश्वर तो सदा न्यायशील है।
तो धन जो आया है वो हमारा ही है। इसलिए ये किसी को भ्रम नहीं है कि इंदिरा जी गरीबी हटाएंगे कि जवाहरलाल गरीबी हटाएंगे। अरे भाई, आपके पास क्या है जो आप गरीबी हटाएंगे? गरीबी हटेगी तो समाज में आपस के या तो दान से या पुरुषार्थ से, करुणा से, अनुग्रह से और परिश्रम से एक आदमी कमाएगा, दूसरे पर दया करके। हमारे यहाँ इसीलिए दान की बहुत बड़ी व्यवस्था थी, कितना विशाल, हर बात में दान का प्रावधान है, दान की बड़ी महिमा है। उससे जो लोग नहीं कमा पाए हैं उनकी तात्कालिक जरूरतें पूरी हो जाती है, गरीबी दूर होती है। और शेष तो पुरुषार्थ की प्रेरणा है। भाई, आप जो नियम बने हैं कमाने के, व्यापार के, लाभ के, उद्यम के, उनसे काम करिए और धन बढ़ाइए, अपनी मेहनत करिए। और जिनके पास धन आया है, आप देख लीजिए, उन्होंने कोई मेहनत की है, परिश्रम किया है, या राज्य ने पक्षपात किया है ना? तो ही प्रकार से धन आता है। इसलिए किसी को ये भ्रम नहीं है कि शासन गरीबी किसी की मिटा सकता है। इसको भारत के लोगों ने एक दिन भी नहीं माना है। संसार में कहीं भी सरकारों ने गरीबी नहीं मिटाई, क्योंकि वो मिटा ही नहीं सकते। सरकार के पास पैसा तो लोगों से ही आता है। तो जो मांगता है वो क्या देगा? किसी कर्मकांड के रूप में कुछ दान दे सकता है, जैसे कि ग्रहण आदि के अवसर पर भिखारी भी दान देते हैं। लोगों से जो उन्हें भिक्षा मिलती है, तो कर्मकांड बना हुआ है कि भाई दान देना चाहिए, तो भिखारी भी दान देता है। तो कुछ कर्मकांड बने हैं कि राजा को इतना इतना अनुदान दान देना चाहिए, वो भी देता है, लोगों को सब पता है। तो किसी को ये भ्रम नहीं है कि शासन गरीबी मिटा सकता है। कभी किसी भारत के किसी आदमी को हमने ऐसे भ्रम में नहीं देखा। ये तो देखा है ये स्कीम निकली है, इसका लाभ ले लो, लूट लो, या नेताओं को, अफसरों को खुश कर लो, उनको कमीशन दे दो, उनका हिस्सा बंधा है। सरकार की जितनी नीतियां आती हैं सब में होता है भाई अफसरों का हिस्सा बटा है, और अफसर बताते हैं कि ये हिस्सा हम इसलिए लेते हैं कि ऊपर भी पहुंचाते हैं, नेताजी को भी। थाने में भी थानेदार जो पैसा वसूल करता है, कहता है ऊपर तक जाता है, एसपी, डीआईजी, आईजी तक, और साहब वो मंत्री साहब को भी, गृह मंत्री को भी देते हैं, ऐसे कहते रहते हैं। तो ये तो पता है कि जो कमीशन या जो हमको दिया जाता है उसमें कुछ इनको देना पड़ता है, सबको पता है, क्योंकि ये अपने मन से दान के रूप में नहीं दे रहे हैं। लोग कमीशन क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि हम केवल इसकी प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया में एक एजेंट की तरह हैं। कोई हमारा पैसा तो है नहीं, इन्हीं का पैसा है, एक सरकार ने नीति बनाई है। इसीलिए जितनी भी इस तरह की स्कीमें हैं उनमें सब में कमीशन की, दलाली की, मध्यस्थता की भरपूर परंपरा है, गुंजाइश है। तो मुख्य बात यह है कि लोगों को ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि सरकार गरीबी मिटा सकती है, जो कि सरकार गरीबी मिटाते आज तक नहीं देखी गई है। हाँ, नीतियां बदलने से लोग धनी होते हैं, ये सबने देखा है। जब समाजवाद के नाम से सरकारी शिकंजा था कि तुम जो करोगे सब कोटा, परमिट, लाइसेंस राज, और हर चीज सरकार की अनुमति से, आप कितना खाओगे ये भी हम बताएंगे, क्या कौन से कपड़े पहनोगे ये भी राशन में देंगे, तो उस समय भयंकर गरीबी थी। और जब उदारीकरण के नाम से ही सही, वैश्वीकरण के नाम से ही सही, ये नियंत्रण थोड़ा ढीला हुआ, अभी नियंत्रण समाप्त नहीं हुआ है भारत में, अभी भी प्रशासनिक नियंत्रण बहुत अधिक है। जबकि प्रशासन का काम नीति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये सब तो शासन के काम भी नहीं है कि हर विषय में खेती कैसे हो, व्यापार कैसे हो, सब शासक देखें। अरे आपको ना इसका अध्ययन है, ना जानकारी है, ना ज्ञान है, ना ट्रेनिंग है, ना प्रशिक्षण, आप कैसे बताएंगे खेती क्या हो, वाणिज्य क्या हो, व्यापार क्या हो? लेकिन नहीं, वो बता रहे हैं क्योंकि हमको आपने चुन लिया है, या हम इस पद पे नियुक्त हो गए हैं, हम कलेक्टर हैं, हम कमिश्नर हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम चीफ सेक्रेटरी हैं, हम कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इसलिए हम बताएंगे कि देश में खेती कैसी हो, वाणिज्य कैसे हो, व्यापार कैसे हो, या हम चुन लिए गए हैं, आपने हमको वोट दे दिया है, अब हम बताएंगे। तो ये तो एक तरह से किसी को भी, सबको पता है कि इनके द्वारा न गरीबी मिटती, न गरीबी मिटाने के लिए शासन है। ये तो जो इनका मुख्य काम है कि समाज में अपराध नहीं हो, अन्याय नहीं हो, उसको रोकें, वो तो शासन प्राय कर नहीं पाता। उसके लिए भी अपने स्तर पर कुछ भाई बिरादर इकट्ठा करके कुछ और संस्थाएं बना के रक्षा करनी पड़ती है। शासन के द्वारा तो लोगों की सामान्य रक्षा होती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती, ये दूसरा झूठ हो जाएगा, होती है, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, और अंत में अपना भी कुछ प्रबंध करना पड़ता है। शासन के द्वारा भी रक्षा होती है, तो वो काम तो होता है, लेकिन बाकी जो काम है वो तो लोगों को अपने पुरुषार्थ से ही करना पड़ता है।
मुख्य बात यह है कि जनता तो ये जानती ही है कि सरकार की कोई हैसियत नहीं है गरीबी दूर करने की, सिवाय इसके कि वो गरीबी बढ़ाए नहीं। सरकार की कोई हैसियत नहीं है हमसे कोई बड़ा पुरुषार्थ स्वयं करा लेने की। हमको पुरुषार्थ करने दे, हमारे पुरुषार्थ के अवसरों को बाधित नहीं करे। जितना कम बाधित करेगी उतना ही हम पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही धन आएगा। ये सबको पता है, भारत में तो सबको पता है। तो इसीलिए शासक अगर इस भ्रम में रहते, वैसे मेरे ख्याल से शासक नहीं रहते, फिर भी अगर भ्रम में रहें तो गालिब का जो प्रसिद्ध शेर है वही कहेंगे कि तेरे वादे पे किए हम तो ये जान छूट जाना। अगर किसी भी नेता को, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता को ये भ्रम है कि हम उनको इसलिए वोट देते हैं कि वो गरीबी हटाएंगे या अमुक चीज करेंगे, अमुक नहीं करेंगे, तो ये झूठ है। सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना। हम कोई भी भारत का नागरिक सरकार के वायदे को मानकर वोट नहीं देता। आप ध्यान से देखिए, मुख्य वोट देता है कि भाई हमको एक राज्य चाहिए, शांति व्यवस्था चाहिए, और हम जो लोग खड़े होते हैं प्रतिनिधि उनको देखते हैं। बाकी इनमें कोई जुडिशियरी को बदलने की ताकत अभी तक नहीं दिखाई है। प्रशासन को थोड़ा बहुत चुस्त बना लेते हैं कोई कोई नेता, कोई नहीं बना पाते, इतना तो देखते हैं। और जुडिशियरी का तो कुछ कर ही नहीं पाते, इन्हीं की रचना है। जुडिशियरी स्टेट का एक अंग है और जुडिशियरी को नहीं सुधार पा रहे हैं, इतने कमजोर नेता हैं। तो सबको पता है कि हमारे जो वर्तमान के राजनेता हैं वो काफी कमजोर हैं, सक्षम नहीं है, बहुत थोड़े से काम कर पाते हैं। प्रशासन तंत्र अपने ढंग से कुछ करता है, उस पर अंकुश कोई कोई लगा पाता है, और जुडिशियरी पर तो कोई अंकुश ही नहीं लगा पाते, जबकि इन्हीं के पास सारे अधिकार हैं, कार्यपालिका के पास ही, विधायिका के पास ही। जुडिशियरी का काम तो बनाए हुए विधानों का रक्षण करना है, तो ये सबको पता है। तो अगर किसी नेता या किसी पार्टी के कार्यकर्ता को ये भ्रम हो जाए कि इन्होंने, जनता ने समाजवाद के लिए वोट दिया है, राष्ट्रवाद के लिए वोट दिया है, तो ये झूठ है। वोट ऐसे दिया जाता है कि ये देख लेते हैं कि दूसरों की तुलना में ये ठीक है। जो खड़ा होता है वो अपने आसपास के इलाके का ही आदमी होता है, उसका आचरण, उतने दिन का परफॉर्मेंस, मोदी जी के शब्दों में उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्रिय शब्द है और सही शब्द है ना। तो जो खड़ा होता है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ठीक ठाक है। अथवा जहां भय से देते हैं वहां ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, बड़ा खूंखार अपराधी है, भयंकर राक्षस है, सरकारें इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, अफसरों से इसकी दोस्ती है। फिल्मों ने भी खूब प्रचार किया तो उसका भी लोगों पे असर पड़ा। फिल्मों में ये बताया गया कि जितने अपराधी हैं उनके यहाँ बड़े बड़े पुलिस अफसर उनके साथ बैठ के शराब पीते हैं और मीटिंग करते हैं। और करें या न करें पता नहीं, हम लोगों को तो पुलिस के बारे में उतना भीतर का कुछ पता नहीं, लेकिन फिल्म ने ये दिखाया कि बड़े बड़े खूंखार अपराधी, दुष्ट, नीच, बर्बर, पिशाच लोग, उनके यहाँ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, सलाम ठोकते हैं या साथ में दोस्ती रखते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, मजा करते हैं और भी कुछ करते हैं। तो संदेश तो यही दिया कि ये लोग सक्षम नहीं है, हमारे नेता लोग, लेकिन फिर भी पावर इन्हीं के पास है, इतना पता है, तो इसलिए ये देख लेते हैं। अगर वो बहुत खूंखार अपराधी है और ये पता है कि इस इलाके में इसका प्रशासन भी कुछ नहीं करेगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो उसको वोट देते हैं भय से। वो भी होशियारी से, विवेक से कि हमारी रक्षा तो करेगा, हमको वोट नहीं देंगे तो हमको लूट लेगा, मार डालेगा, चलो रक्षा करेगा, इसके लिए वोट देते हैं विवेक से। और नहीं तो ये देखते हैं कि भाई शासन तो चाहिए ही भारत को, किसी भी देश को शासन चाहिए, उस शासन के संचालन के लिए जाने में अमुक प्रतिनिधि ज्यादा योग्य है, तो अपेक्षाकृत इसमें गुण है, योग्यता है, इसलिए उसको वोट देते हैं। तो तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना। हमने तो वोट इसलिए दिया कि भाई तुम थोड़े ठीक ठाक हो, या तो तुम बहुत ही खूंखार अपराधी हो तो अपनी रक्षा के लिए वोट दिया, और नहीं तो वोट इसलिए दिया कि तुम दूसरों से अच्छे हो, दूसरों से बेहतर हो, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आचरण अच्छा है, अन्य की तुलना में अच्छा है। सारे वोट ऐसे दिए जाते हैं। जवाहरलाल को लोग वोट देते थे तो एक
प्रोपेगेंडा का अपना रोल है, एक वातावरण। पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी बड़े अच्छे हैं, पंडित जी बड़े अमीर घर के थे, पंडित जी के तो कपड़े पेरिस में धुलने जाते थे और ये तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदल, सब झूठ था। बेचारे शुरू में बहुत गरीबी में थे मोतीलाल नेहरू, और जवाहरलाल को भी शुरू में थोड़ा साधारण ही स्थिति थी, धीरे धीरे बढ़े हैं, लेकिन उड़ा दिया। जो आदमी गांव गांव जारी कांटी मेजा करछना सब जगह अवधि बोलते घूमता था, उसके बारे में प्रचार कर दिया, अरे ये तो केवल अंग्रेजी जानते हैं और अंग्रेजों के दोस्त हैं और हाई फाई अंग्रेजी, और इनको तो भारत कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, इतने बड़े आदमी हैं तो भी देश के लिए काम कर रहे हैं, अंग्रेजों से लड़े थे, जेल गए थे, इसलिए वोट देते थे। तो पंडित जी के अभिजन होने पर, बड़े आदमी होने पर, धनी होकर भी अपना समय केवल धन कमाने में न देकर हम लोगों के बीच आना जाना, बोलना, प्रेम से बतियाना, कुछ अच्छी बातें करना, इसके लिए लोग वोट देते थे जवाहरलाल नेहरू। उनका जो समाजवाद आदि बकबक थी, उसके लिए किसी ने कभी वोट दिया हो हमने देखा नहीं। चौधरी चरण सिंह को जो इस इलाके में वोट दिया तो उनके अपने आदमी थे, किसान थे, बहुत सच्चे थे, उससे लोगों ने वोट दिया। हर जगह वही था। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को जिन इलाकों में वोट मिला तो लगा कि भाई ये लोग देश की बात करते हैं, देशभक्त हैं, बहुत अच्छे हैं, इन पे भरोसा करना चाहिए, सदाचार पर बल देते हैं, चाल चलन अच्छा है, चरित्र अच्छा है, इसलिए वोट देते हैं। आपका राष्ट्रवाद जो है वो यूरोपियन नेशनलिज्म का अनुवाद के रूप में, यूरोपियन नेशनलिज्म भारत में कितने लोग जानते हैं? आपने नेशनलिज्म का ट्रांसलेशन राष्ट्रवाद कर दिया है। भारत किसी शास्त्र में तो राष्ट्रवाद शब्द है नहीं, शास्त्र में तो धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, श्रेयस और प्रेयस, यही सब भाषा है। तो भारत की भाषा तो ये भी नहीं बोलते जो राष्ट्रवादी। तो भारत के लोग राष्ट्रवाद क्या जाने, तो वोट क्यों देते हैं? ये देशभक्त हैं, ये सदाचारी हैं, ये सदाचार पर बल देते हैं, अपेक्षाकृत अच्छे हैं। तो वोट दिया जाता है या तो अपवाद मामलों में भय के कारण अपनी रक्षा के लिए कि इस गुंडे, बदमाश, अपराधी, बर्बर, पिशाच से रक्षा करो भाई, और कोई रास्ता नहीं। लालू यादव को बहुत से लोग डर के मारे कई इलाकों में वोट देते हैं, मरवा डालेगा, हत्या कर देगा, किया उन्होंने। यादवों का एक पूरा जातिवाद चलाकर अखिलेश, मुलायम और अखिलेश ने वहां ऐसा भयंकर आतंक मचा रखा है कुछ इलाकों में कि उनको वोट देते हैं, और यादव लोग इसलिए देते हैं कि यादवों का राज जाएगा तो मनमानी करेंगे। सारे अहीर उत्तर प्रदेश में, अब तो खैर बहुत से समझदार और देशभक्त और सदाचारी धर्मनिष्ठ यादव लोग भाजपा में भी आ गए हैं, लेकिन एक समय जब उन्हीं को वोट देते थे तो हमारे जात का है, हमारे जात का आदमी शासन में आएगा, मुख्यमंत्री बनेगा, हमको सुविधा पहुंचाएगा, इसके लिए वोट देते थे। आपके समाजवाद से ना आपका लेना देना, ना आपके वोटर का लेना देना। समाजवाद का हाल तो सबने देख ही लिया। डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा, तो कहाँ चली? अंत में बड़े बड़े आंदोलन हुए लोगों के, समाज के, तब थोड़ा दबाव से चला है, खासतौर से जब देशी लोग आ गए तो उनको ज्यादा अंग्रेजी हाई फाई नहीं आती थी, वो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़े हुए नहीं थे, तो उनको हिंदी लानी ही थी। वो किसी उनके पार्टी के घोषणा पत्र से तो आई नहीं। डॉक्टर लोहिया का फरमान, रेल के डिब्बे एक समान, तो रेल के डिब्बे तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। पहले तो एक ही थोड़ा सा ही था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अब तो कितनी श्रेणियां हो गई है ना। एकदम अपर क्लास, कूपे, फिर A1, फिर A2, AC सेकंड, AC थर्ड, उसके बाद स्लीपर, फिर जनरल, 7-8 विभाजन हो गए। रेल के डिब्बे जब 3 थे तो हल्ला हो रहा था कि 3 नहीं एक ही हो, अब 8 हो गए। राजा जुल्हा मंत्री पूत, 60 पढ़े सब हों सपूत, डॉक्टर लोहिया ने कहा। समाजवाद के प्रति लोगों को प्रोपेगेंडा के द्वारा आकर्षित किया इन लोगों ने, और फिर क्या हुआ? डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देशी भाषा, उसकी बजाय अंग्रेजी पहले से ज्यादा बढ़ गई, और कितने तरह के स्कूल हो गए हैं। एकदम धनी लोगों के स्कूल अलग हैं, पब्लिक स्कूल देश में प्रसिद्ध है, उसके बाद गली गली में जो कॉन्वेंट हैं वो प्राइवेट स्कूल की तुलना में कई गुना ज्यादा फीस लेते हैं, और लोग उसमें, झुग्गी झोपड़ियों की महिलाएं जो काम करती हैं घरों में, वो अपने बच्चों को कथित कॉन्वेंट में भेजती हैं। तो समाजवादी लोग जहां सत्ता में आए वहां कौन सा ये हुआ है कि केवल सरकारी स्कूल रहेगा। कोठारी कमीशन जो नियुक्त हुआ उसने यही कहा था कि सब लोगों को अपने
मोहल्ले में ही शिक्षा लेनी होगी, चाहे वो कमिश्नर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री का, चाहे मंत्री का, जो जिस मोहल्ले में रहता है उसी में वहां का गरीब से गरीब आदमी भी वही उसी स्कूल में पढ़ेगा, नेबरहुड स्कूल में, और धनी से धनी, शासक प्रशासक सबके। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सबको पता है कि समाजवाद के नाम पर, साम्यवाद के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भी जो नारे लगाए जाते हैं वो उनके आपस में पता नहीं लगता है कौन लोग इसको पसंद करते हैं। अगर आप कहेंगे कि जनता इतनी समझदार है, जब जानती है तो ये नाटक क्यों किया जाता है, तो ये एक अलग रहस्य है, इस पर किसी दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य नाटक इसलिए किया जाता है कि एक वर्ग हो गया है, जैसे कि स्वयं नेता हैं, फिर मीडिया है, संचार माध्यम, फिर अभिजन है, धनी लोग, उनको इस तरह की अंग्रेजों जैसी या यूरोपियों जैसी बात करने में मजा आता है। तो क्योंकि यूरोप में आइडियोलॉजी की बात कम्युनिस्टों में सबसे पहले चली, उस कम्युनिज्म का इतना असर था कि भारत के बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया कर्मी और साथ ही बड़े बड़े बौद्धिक विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर वही भाषा बोलने लगे, देश से कोई मतलब नहीं है। और फिर उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया कि अच्छा इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें कोई ना कोई आइडियोलॉजी आनी चाहिए, तो वो एक कर्मकांड बन गया। घोषणा पत्र पढ़ के कौन वोट देता है भारत में? हमने किसी को नहीं देखा। वो अपने स्तर पर देखते हैं, हाँ ये पार्टी ठीक दिखती है, ये थोड़ा देशभक्त है, थोड़ा सदाचारी है, अच्छे लोग हैं, उससे वोट देते हैं। हमने भी किसी समय घोषणा पत्र लिखा है पार्टियों का, संसोपा के घोषणा पत्र में थोड़ी बहुत अपनी भूमिका भी रही किसी समय डॉक्टर साहब के साथ। उससे क्या होता है? कौन घोषणा पत्र पढ़ के वोट देता है? ये तो एक कर्मकांड बन गया है कि बौद्धिकों का एक समूह होगा, वो एक घोषणा पत्र लिखेगा पार्टी के लिए, फिर उस घोषणा पत्र का मीडिया में और जो सरकारी तथा गैर सरकारी भी जो प्रचार के साधन है उनमें प्रचार किया जाएगा। उससे कौन मुग्ध होता है? एक ही वर्ग आपस में, जो तथाकथित यूरोपीय शिक्षा की नकल में शिक्षित जो लोग हैं, उनका धीरे धीरे मस्तिष्क वही बन जाता है, मानस वही बन जाता है, बुद्धि वही बन जाती है। वो वैसे ही सोचते हैं, अच्छा मैनिफेस्टो होना चाहिए, अच्छा ये हम फलानी आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, ये आइडियोलॉजी। ये एक सीमित वर्ग जो यूरोपीय शिक्षा और यूरोपीय विचारों से इतना अभिभूत है कि प्रेताविष्ट है। जैसे कोई प्रेत किसी को पकड़ लेता है, उसी तरह हमारे ये जो यूरोपीय ढंग की शिक्षा से आविष्ट लोग हैं, प्रेताविष्ट लोग हैं, वो इन चीजों में मगन है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो, आइडियोलॉजी, और वो आपस में चूंकि वही लेख लिखते हैं, वही भाषण देते हैं, यही सब बातें होती रहती हैं। तो ये आपस में ही मुग्ध होता है एक छोटा सा समूह, जो मुश्किल से 1% बैठेगा, यानी 140 करोड़ में 1 करोड़ लोग भी नहीं है। ऐसे कुल मिलाकर सभी पार्टियों के मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ लोग हो जाएंगे, लगभग 1% लोग इस सब दुनिया में रहते हैं। क्या घोषणा है, क्या वाद है, कौन सा विचारधारा है, लोग देखते हैं आपका आचरण, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपका व्यवहार और आपका निजी जीवन में आचरण, उसके आधार पे वोट देते हैं। तो ये जो मतवादों का खेल है कि फलानी पार्टी समाजवादी है, फलानी पार्टी कम्युनिस्ट, आज तक किसी के आचरण से वो तो हुआ ही नहीं जो उन्होंने घोषणा किया था। जहां कम्युनिस्ट रहे वहां उन्होंने क्या किया, बंगाल और केरल में देख लीजिए, हत्याएं, लूटपाट, विरोधी को मारना, मार डालना, किसी को वोट। हमारे परिचित बंगाल में बहुत से प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, जिनके हाथ काट दिए गए, किसी का पैर काट दिया गया कि ये वोट देता है कांग्रेस को, कम्युनिस्टों के विरुद्ध। बाकायदे बंगाल में ये माहौल था, जो अभी भी है, अब ममता ने उसी को ले लिया है, कि कहती है कि और बोलेंगे सब भारतीय ढंग से, भारतीय भाषा का प्रयोग इन पैशाचिक कर्मों के लिए किया जाता। अरे दाऊ, अरे जो भी उनका हो, अरे भाई बांग्ला में बोल देंगे, आज आप लोग मत जाइएगा, क्या करेंगे, वोट डालने मत जाइए, बेकार, भीड़ होगी, लाइन होगी, आपको तकलीफ हो जाएगी, घर में ही रहिए। अब ये कह रहा है, सुनने वाला जान रहा है कि ये धमकी दे रहा है, अगर हम गए तो हमारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, तो वो नहीं जाते,
डर के मारे। देखने में भाषा ऐसी है कि वाह वाह कितनी फिक्र कर रहा है, आपको तकलीफ नहीं हो, अरे धूप बहुत है, कहाँ जाएंगे, लाइन में खड़े होंगे, लेकिन मतलब सब समझ रहे हैं, वोट डालने मत जाना नहीं तो हाथ पैर काट देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये मोहल्ला, ये गली जो है हमारी वोटर नहीं है, कांग्रेस की वोटर है या भाजपा की वोटर हो जाएगी, है ना। यही यही कम्युनिज्म आया है कुल। और मंदिरों को प्रदूषित करना, नष्ट करना, संस्कृत भाषा को कमजोर करना, शास्त्रों का मजाक उड़ाना, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना, हिंदू तीर्थों में अव्यवस्था करना, हिंदू मंदिरों के प्रति अफवाहें फैलाना, कई बार हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में हिंदू धर्म का नाश करने की घोषणा करने वाले मजहब और रिलीजन के लोगों को भरना, पापाचार पापाचार। कम्युनिस्टों ने तो भारत में, बंगाल और केरल में केवल पापाचार, क्रूरता, पैशाचिकता की है। कौन सा कम्युनिज्म लाए हैं सबको पता है। तो वाद का ये आइडियोलॉजी का ये आलम है। और समाजवादियों ने क्या किया है, अखिलेश और मुलायम और लालू के, खासतौर से अखिलेश और मुलायम ही समाजवादी बनते हैं, लालू तो समाजवादी है भी नहीं। क्या किया है सब लोग जानते हैं, जातिवाद और आतंक और गुंडागर्दी, अन्याय और तरह तरह के हथकंडे जो अन्य पार्टियां करती हैं वो भी करना, प्लस जातिवाद। कोई किसी वादे पर, आइडियोलॉजी पर, मतवाद पर, वैचारिक पंथानुशासन पर कोई वोट नहीं देता। वैचारिक पंथानुशासन की बात 1% लोग आपस में मुग्ध होकर करते हैं। ये एक विचित्र कर्मकांड है। जो इंटेलेक्चुअल, जो प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी का एकेडमिशियन और जो मीडिया कर्मी उस पर बात करते हैं, सबको पता है कि हम एक बहुत बड़ा नाटक कर रहे हैं, एक निरर्थक नाटक चल रहा है, क्योंकि हमारा ईगो, उससे हमारा अहम संतुष्ट होता है। अहम क्या है कि हम यूरोपियों जैसे हैं। भारत में जो लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं उनका अहम का स्वरूप क्या था, हम भी कम्युनिस्ट हैं, हम भी सोवियत क्रांति के लेनिन स्टालिन जैसे हैं, हम भी माओ जैसे हैं। एक मिथ्या आत्म छवि, यह सच्ची भी होगी, पर एक ऐसी आत्म छवि जो क्रूर और पैशाचिक लोगों से अपने को तादात्म्य के रूप में करके देखती है। हम भी क्रांतिकारी हैं, हम भी कम्युनिस्ट हैं, हम भी लेनिनवादी हैं, हम भी स्टालिनवादी हैं, हम भी माओवादी हैं, इसलिए हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं। फिर उसकी होड़ में संघ और जनसंघ भाजपा के लोगों को ज्यादा पता नहीं था। उन्होंने सोचा अच्छा भाई बड़े बड़े लोग हैं, शासक लोग हैं, मोदी जी तो अभी तक उनको राजकुमार कहते हैं, काहे कि राजकुमार, न कभी राजघराना था न कुछ कहते हैं ना। तो ये भावना थी कि ये बड़े लोग हैं, क्यों, क्योंकि सत्ता को छीन कर, सत्ता का दुरुपयोग कर, राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने लोगों को उपकृत कर और उनसे कमीशन लेकर धनी हो गए हैं बहुत से लोग, तो वो बड़े लोग हैं। तो बड़े लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, चलो हम भी एक आइडियोलॉजी बनाए। तो सनातन धर्म जैसे अत्यंत पवित्र, श्रेष्ठ, सार्वभौम विचार को एक आत्मानुवाद के रूप में प्रस्तुत किया। सारा सनातन धर्म ही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको आइडियोलॉजी के रूप में पेश करना चाहिए, तो एक आत्मानुवाद कर दिया। चलो उसके अनुसार तो कोई शासन, अभी के शासकीय ढांचा एक दिन नहीं रहेगा एक आत्मानुवाद के आधार पर, वो एक अलग विषय है। तो सबसे अधिक जो यहाँ आइडियोलॉजी चली वो खाते पीते संपन्न लोगों की इस आत्म छवि और इस अहम भावना से कि हम भी लेनिन, स्टालिन और माओ की तरह हैं, हम भी उन खूंखार नरपिशाचों की तरह हैं जो हत्याएं करते हैं, छल करते हैं, डकैती करते हैं, लेकिन क्रांतिकारी बनते हैं। तो हम भी ऐसे ही क्रांतिकारी रहेंगे, इसमें बड़ा मजा है। क्रांतिकारी होने में अद्भुत आनंद है। आप डकैती करो, लूट करो, हत्याएं करो, बलात्कार करो, व्यभिचार करो, फिरौती लो, इसलिए कि हम क्रांति करने वाले हैं। तो इस मिथ्या छवि से कि सारे अपराध करते हुए भी अपने आप को क्रांतिकारी कहने में बहुत ही हमारी हाई प्रोफाइल हो जाती है, बहुत ही गौरव हो जाता है। आइडियोलॉजी की बात ऐसे फैली, एक मिथ्या अहम भाव, एक मिथ्या दर्प कि हम वो हैं, हम सोवियत संघ क्रांतिकारियों जैसे। आइडियोलॉजी तो सोवियत संघ और कम्युनिस्टों ने चलाया है, यूरोप में तो आइडियोलॉजी बाद में उसी की नकल में आई। यूरोपियन लोगों का आइडियोलॉजी शब्द जो है सोवियत संघ और सोशलिस्टों, कम्युनिस्टों की नकल में अमेरिका में भी अब चल गया है, लेकिन वहां की किसी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप देख लीजिए, लेबर और लिबरल या कंजर्वेटिव, उसमें कहाँ है आइडियोलॉजी। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, नाम में ही कोई आइडियोलॉजी अलग नहीं है। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव, इसमें कहाँ आइडियोलॉजी है। जो वहां कम्युनिस्ट पार्टियां बनी वो तो नगण्य हैं।
इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी को 1%, 1.5% वोट भी नहीं मिलते। पश्चिमी यूरोप में कहीं भी कम्युनिस्ट पार्टियां हर जगह हैं, उनको बहुत कम वोट मिलते हैं, 2-4%। तो कम्युनिज्म तो वहां मुख्य पार्टियां है ही नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में कम्युनिस्ट पार्टी नाम की कोई मुख्य पार्टी नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी नाम की भी कोई मुख्य पार्टी नहीं है। तो आइडियोलॉजी का चक्कर तो वहां है ही नहीं है। वहां तो दूसरी बातों को लेके ठोस वास्तविक राजनीतिक अपनी अपनी लॉबी और अपने अपने गुट और अपने अपने समूहों को लेकर राजनीतिक दल बनते हैं खुलकर। वहां इतनी सच्चाई है। लेकिन ये आइडियोलॉजी की सारी बात कहां से आई है? कम्युनिस्टों से। और भारत में चूंकि सोवियत संघ से प्रेरित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत शब्दावली चला दी, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी, एकेडमिक्स और मीडिया सब में आइडियोलॉजी की बात होने लगी। तो सब लोग विचारधारा विचारधारा कह के आइडियोलॉजी की चिंता करने लगे। तो चिंता क्या करते हैं? वही थोड़े से लोग जिनको आपस में किसी तरह की प्रभुता के साथ अहम भाव है कि हम भी आइडियोलॉग हैं, हम भी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। आइडियोलॉजी देश के 1% लोगों का शगल है, दिमाग की खुजली है, शौक है। भारत के लोग आइडियोलॉजी के आधार पर वोट नहीं देते, सचमुच उनका आचरण देख के, ट्रैक रिकॉर्ड देख के वोट देते हैं। इसीलिए हमने कहा कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। कोई ये माने कि हम समाजवाद के लिए वोट देते रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के लिए दे रहे हैं, ये सब झूठी बात है। मोदी जी के सब लोग प्रशंसक इसलिए हैं कि भाई सोनिया गांधी तो हिंदुओं का नाश कर रही थी, साफ दिख गया था। वो एक बिल ला रही थी, लक्षित हिंसा विधेयक, जिसमें लक्षित हिंसा अर्थात देख लिया कि गुंडागर्दी हो रही है, कहीं दंगा हो रहा है, तो हिंदुओं को गिरफ्तार करो, बंद करो। हिंदुओं के सर्वनाश का अंतिम चरण जब सोनिया गांधी ने उठाया, तो सोचे कौन सबसे अच्छी पार्टी है इसकी तुलना में? तो भाई भाजपा है, जैसे भी है, हिंदुओं की दुश्मन नहीं है, हिंदुत्व की बात करती। और इसमें मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बहुत अच्छा किया था। विशेषकर मुसलमानों के सामने वो झुके नहीं थे सारे दबाव के बावजूद, और जब उन्होंने वो टोपी पहना रहे थे उनको, तो टोपी पहनने से इनकार कर दिया। तो एक संदेश चला गया कि आदमी दमदार है। और जो सही संदेश गया, लोगों ने पहचान लिया दमदार तो है ही मोदी जी। अब तो दिख गया वास्तव में दमदार है। इसलिए वोट दिया है मोदी जी को कि ये दमदार है, ये दब्बू नहीं है, ये कायर नहीं है, ये झुकते नहीं है, और ये देश के लिए सोचते हैं, इसका प्रमाण है। किसी राष्ट्रवाद के लिए आइडियोलॉजी के वोट नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी अपरिचित शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। नेशनलिज्म यूरोपीय शब्द है, भारत के किसी शास्त्र में राष्ट्रवाद नाम की कोई धारणा नहीं। तो हमने मोदी जी को चुना कि वो दृढ़ दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, संकल्पित हैं, अपने लोगों से प्रेम करते हैं, मनुष्य से प्रेम करते हैं, बहुत संवेदनशीलता है, शासन करना जानते हैं और झुकते नहीं हैं, कायर नहीं है, मजबूत आदमी है। ऐसे चलता है। तो ये जो वादों की दुनिया है, ये एक काल्पनिक दुनिया है जो अपने अहम भाव के कारण कम्युनिज्म और सोशलिज्म से प्रभावित पढ़े लिखे लोगों के एक समूह ने अपनी गढ़ ली है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी से न तो देश और दुनिया आज तक चली है, ना भारत के लोग इतने मूर्ख हैं कि वो आइडियोलॉजी के चक्कर में पड़े। तो देश का संबंध आइडियोलॉजी से यही है कि वो कुतूहल से सुनते हैं, अच्छा ये बड़े लोग हैं, ये ऐसे घिटपिट बतियाते हैं, वो कोई कहता है मैं समाजवादी हूँ, कोई कहता है राष्ट्रवादी। इनके आपस के बड़े लोगों की बातचीत के शौक हैं। हम तो ये देखते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनका आचरण क्या है, इनका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना। अर्जुन ने क्या कहा था भगवान कृष्ण से? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है प्रभु? वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम चलता कैसे है, आचरण क्या है, खान पान क्या है, रहन सहन क्या है, उसको देखकर लोग वोट देते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लोग वोट देते हैं। आइडियोलॉजी यूरोप के विशेषकर कम्युनिज्म से और सोशलिज्म से प्रभावित कुछ कुशिक्षित किंतु संपन्न और सबल लोगों का एक शगल है, एक शौक है, एक नशा है, एक अहम भाव है, एक आत्म छवि है। देश के लोगों को आइडियोलॉजी की पोल भी पता है, आइडियोलॉजी की असलियत भी पता है, आइडियोलॉजी का खोखलापन भी पता है। वोट हम देते हैं ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, आचरण देखकर। आपके वाद पर ही वोट देते हैं, ये आपने जाना तो झूठ जाना। तेरे वादे पे दिए हम तो ये जान झूठ जाना।
आइडियोलॉजी का कोई चक्कर नहीं है। भारत के नागरिक जिन्होंने इस राज्य को गढ़ा है वे अच्छी तरह जानते हैं कि हम वोट देते हैं अपेक्षाकृत अधिक सुशील या संवेदनशील और सदाचारी व्यक्ति को चुनते हैं। इतना ही आज कहना है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।